नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर जावेद अंसारी के साथ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, ऐसे लोग जिनके अंदर ये मामला सामने आ चुका है कि वो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उनके अंदर इलाज का क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है और ये इलाज कितना तवील होता है? सबसे पहले तो हम उनको डाइटरी एडवाइस करते हैं, फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं, और फिर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अब ट्रीटमेंट का जो दारोमदार है वो इस चीज़ पे है कि ब्लड प्रेशर की दवा मरीज़ की कोमॉर्बिडिटीज़ यानी उसको एसोसिएटेड क्या क्या बीमारियां हैं। मिसाल के तौर पे अगर ब्लड प्रेशर है और शुगर है तो क्या दवा दी जाएगी, ब्लड प्रेशर है और हार्ट का मर्ज़ है तो क्या दवा दी जाएगी, ब्लड प्रेशर है और गुर्दे ख़राब हैं तो क्या क्या दवा दे सकते हैं और क्या क्या नहीं दे सकते। इसी तरह मुख्तलिफ़ और बीमारियों में ये फालिज हुआ हुआ है और ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या या दवा कभी देंगे, अस्थमा साथ मिलता है? या शायद सांस की तकलीफ़ है या दमे की शिकायत है तो उसके लिए कौन कौन सी दवाएं ब्लड प्रेशर की दे सकते हैं और कौन सी नहीं दे सकते। अब ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और इसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारी ख़ास तौर पे एडवाइस है जो लोग जनरल प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ आए तो सिर्फ एक ही गोली प्रिस्क्राइब ना की जाए, मुख्तलिफ़ गोलियाँ उसकी बीमारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम को देखते हुए कि साथ कौन सी बीमारी है उसके हिसाब से एडवाइस की जाए। ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन जो मसाइल होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जो गोलियां हैं वो एसोसिएटेड बीमारी के हिसाब से नहीं दी जाती। जी। वो भी बस एक दो गोलियां किसी को पता है वो दे देता है हर आदमी, इस तरह नहीं करना चाहिए। जो एसोसिएटेड बीमारी के हिसाब से, अगर फ़र्ज़ करें कि उसका फेफड़ों में पानी भरता है, उसका दिल कमज़ोर है, तो कौन सी दवा ब्लड प्रेशर की दी जाएगी। डायबिटीज़ है तो वो कौन सी दवा है जो ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाएगी। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यानी जी। प्री एक्लेम्शिया अगर हो, तो कौन कौन सी दवाएं दे सकते हैं और कौन सी नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि वो दवाएं देनी है जिससे बच्चे को भी नुकसान ना पहुंचे। तो इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं और ये इनको मद्देनज़र रखा इसको जाता है। बिल्कुल मद्देनज़र रखना अच्छा डॉक्टर चाहिए। साहब, प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर का मामला सामने आता है, ये आर्जी होता है या मुस्तकिल भी हो सकता जी, है? इनिशियली तो ये आर्जी होता है और ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ये ऐसे लोग जो हैं आगे जाके ब्लड प्रेशर के मरीज़ रहने लगते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनको आगे जाके उम्र के 45 साल के बाद, 40 साल के बाद ब्लड प्रेशर की शिकायत रहने लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापा और ब्लड प्रेशर अगर ये दोनों मामलात साथ हों तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और इन लोगों को मोटापा कम करने की कितनी ज़रूरत है? बिल्कुल, अगर आपका वेस्ट हिप रेशो ज़्यादा है और आपका बीएमआई ज़्यादा है, बीएमआई की नॉर्मल रेंज है 20 से 25, तो अगर इससे ज़्यादा है तो ओवरवेट में आते हैं। अगर ओवरवेट है तो डेफिनेटली इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। इसी तरह शुगर की शिकायत भी हो सकती है, दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियां हो सकती हैं। तो ज़रूरी यह है कि बिल्कुल मोटापे को कंट्रोल किया जाए। और इसी तरह से आपने जैसे तज़किरा किया था उन अज़ा का जो कि ब्लड प्रेशर की बिना पर ख़राब हो सकते हैं, जिनको इब्तदाई तौर पर तो देखा जाता है, उनको कितना मुतवातिर चेक करवाते रहना चाहिए कि कहीं गुर्दों में तो कोई ख़राबी नहीं शुरू हो गई या दिल का मामला तो नहीं सामने आने वाला? अब वही बात है कि अगर प्री हाइपरटेंशन की स्टेज पे हैं या हाइपरटेंशन एक आध दफ़ा हो गया है स्टेज 1 या स्टेज 2, तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों पे नज़र रखना पड़ेगी। पहले तो बेस लाइन होना चाहिए, यानी कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे पहले ये टेस्ट हो जाने चाहिए। उसमें ईसीजी है, उसमें ब्लड के टेस्ट हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, उसमें दिल का अल्ट्रासाउंड है, ईको है, तो ये टेस्ट हो जाने चाहिए। फिर अब डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन आपका इन्वॉल्व हो रहा है। अगर तो किडनी, अब हमें तवज्जो जो साइलेंट ऑर्गन, जो ऐसे ऑर्गन हैं जिनका पता बहुत सालों में चलता है, वो किडनी है। हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो मरीज़ को पता लगने लगता है। किडनी का प्रॉब्लम उस वक्त पता चलता है जब सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ज़रूरी है कि जी। ब्लड के टेस्ट कर लिए जाएँ। अगर ब्लड के टेस्ट में हमें कोई ऐसा इशू मिलता है या यंग आदमी है और उसका एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन के साथ उसने प्रेजेंट किया है और साथ साथ पल्मोनरी एडीमा भी है, जिसको फ्लैश पल्मोनरी एडीमा विद एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं, तो हमें बिल्कुल किडनी की आर्टरीज़, रीनल आर्टरीज़ पे तवज्जो देना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स के पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या है और उसका रेगुलर चेकअप और रेगुलर स्ट्रेस जो है हम उस ऑर्गन पे करें, तो जब बेसलाइन डिस्टर्ब हो या कोई हमें क्लू मिल रहा हो। वरना रेगुलर एग्जामिनेशन हर ऑर्गन का तो हम बार बार नहीं कर सकते, रेगुलर उसका कर सकते हैं जो अफेक्टेड हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट डिजीज़ से बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है हाइपरटेंशन का। मेरे ख़्याल से ये दोनों इस तरह हैं जैसे एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। बिल्कुल।
और हार्ट डिजीज़ के अंदर काफ़ी तस्करा आता है फ़ैट्स का। तो ऐसे लोग जिनके अंदर कार्डियक हिस्ट्री रही हो, मतलब फैमिली में अगर रन करती हो, और साथ में उनको हाइपरटेंशन का मामला भी सामने आना शुरू हो गया हो, तो उनको किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए ताकि हार्ट की एक स्क्रीनिंग हो जाए? हाँ, हार्ट की स्क्रीनिंग का तो बेसिक तरीका ये है कि ईसीजी, फिर एको, अगर सीने में दर्द रहता है तो ईटीटी का टेस्ट, और फिर एक टेस्ट होता है इसको थेलियम स्कैन कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो इससे हम तसल्ली कर सकते हैं हार्ट की। और इसी तरह से जो लिपिड प्रोफाइल करवाया जाता वो है, ब्लड के टेस्टों में आता है कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जी कराया जाए, जी ताकि ये पता चल सके कि कोलेस्ट्रॉल किस हद तक बढ़ा हुआ है। अब जी, जैसे कि मीट ट्राइग्लिसराइड है, अगर वो भी बढ़ा हुआ है तो वो भी हार्ट के उसमें प्रॉब्लम कर सकता है आगे जाके। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अशरफ साहब, आँखों का भी आपने तज़किरा किया था कि आँखें ख़राब होने का मामला भी सामने आ सकता है। आँखों के जब टेस्ट की बात की जाती है तो अमूमन जो टेस्ट किया जाता है वो ये है कि नज़र के चश्मे का या ऐनक का टेस्ट किया जाता है। क्या वो टेस्ट काफ़ी होता है कि आँखों के अंदर होने वाला डैमेज सामने आ जाए? नहीं, वो टेस्ट काफ़ी नहीं होता। वो तो कई किस्म के टेस्ट होते हैं। एक तो विज़न का टेस्ट होता है कि खाली हम नियर विज़न और फार बिल्कुल। विज़न को देख लें। फिर फंडोस्कोपी। अब फंडोस्कोपी का मतलब ये है कि इंटरनल एग्जामिनेशन होना चाहिए आई का, कि रेटाना कैसी है, अंदर की जो लेयर है वो जो कैसी पर्दा है, है आँख का पीछे पर्दा का। आँख का जो पीछे का है वो कैसा है, और उसमें कहीं ऐसी चेंजेस, अर्ली चेंजेस तो नहीं आ रही जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को रहते हैं। डेफिनेटली फंडोस्कोपी और आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। एक प्रॉपर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बिल्कुल दिखाना बिल्कुल। चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग जो कि घर में किसी भी एक शख्स से ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो या घर में ही कोई ऐसा शख्स होता है जो कि उनकी केयर के ऊपर मामूर होता है, तो वो ख़ुद ही सीख लेता है कि ब्लड प्रेशर कैसे लेना है, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। उनके मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने कभी कभी कुछ अजीब अजीब मामला देखे हैं। मिसाल के तौर पर हर 5 या 10 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर लेना, कि ब्लड प्रेशर कम हुआ या नहीं हुआ, दवा देने के बाद भी बार बार लेते रहना। तो कितना वक्त देना चाहिए दवा देने के बाद और सही तरीक़ा क्या है, और इस तरह से बार बार लेना क्या जी, ब्लड प्रेशर कम ना होने का बायस बन सकता है? सही तरीका यह है कि जब कभी मरीज़ का ब्लड प्रेशर देखा जाए तो एक तो उसूल यह है कि चारों हाथ पैरों में ब्लड प्रेशर देखा जाए, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। पहले बिठा के देखा जाए और उसके बाद खड़ा करके देखा जाए, ये दोनों तरीके, ताकि हमें ये पता चल सके कि ऑर्थोस्टैटिक चेंजेस क्या क्या आती हैं ब्लड प्रेशर। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के जो घर पे लेना है वो उसको कहते हैं एम्बुलेटरी या घर पे होम ब्लड प्रेशर। सबसे आइडियल घर पे ही ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हो सकता है अगर उसको सही तरह लिया जाए। हम आमतौर पे मरीज़ों को ये कहते हैं कि भाई 1 हफ़्ते का या 3 दिन का या 4 दिन का ब्लड प्रेशर का एक चार्ट बना के लाएं, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि किस वक्त ब्लड प्रेशर हाई था और किस वक्त मैक्सिमम ऊपर गया, किस वक्त मैक्सिमम नीचे या लो हुआ। जी अच्छा, क्योंकि मरीज़ जब अस्पताल आता है डॉक्टर के पास तो उसके डॉक्टर के कमरे में आते आते उसका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको वाइट कॉलर या वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं, वाइट कॉलर हाइपरटेंशन। अब ये हमारे पास जब कमरे में मरीज़ आता है तो वो खौफ से कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या कह देंगे और किस किस्म का इलाज बता देंगे, वहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो कोशिश, सबसे आइडियल ब्लड प्रेशर तो घर का हो गया। अब घर पे लेने का तरीका है कि ब्लड प्रेशर बिठा के और खड़ा करके लिया जाए, लिटा के लिया जाए, बिठा के और खड़ा करके, और उसको कहीं लिख लिया जाए, याद नहीं रखा जाए, लिख लिया जाए, और 15 से 20 मिनट के बाद अपार्ट लिया जाए। अब बहुत सारे लोग ये हैं कि जो दवा खाते हैं ब्लड प्रेशर की, तो दवा खाने का जब टाइम होने लगता है, अभी दवा नहीं खाई है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो तरीका ये है कि जब दवा खा ली जाए ताकि ब्लड प्रेशर, जो भी दवा प्रिस्क्राइब की, अगर ब्लड उस दवा से भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर अब आपको अस्पताल जाना पड़ेगा और चेक कराना पड़ेगा। फिर कुछ दवाएं ऐसी हम जो ख़ास तौर पे एक ब्लड प्रेशर होता है मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। हम जब पेशेंट को दाखिल करते हैं, अब ये तो घर की बात होगी और अस्पताल की बात, अस्पताल में हम मेन हमारी जो तवज्जो होती है वो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पे होती है। अब व्हाट इज़ मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर? ये मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इस तरह लिया जाता है कि डायस्टोलिक बीपी प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, यानी पल्स प्रेशर इज़ द प्रेशर बिटवीन, इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी 120/80 है तो जो पल्स प्रेशर हो गया वो 40 हो गया, इट्स अ डिफरेंस। 120 - 80। हाँ, -80, तो ये पल्स प्रेशर हो गया। तो 1/3 पल्स प्रेशर को डायस्टोलिक बीपी में ऐड कर देंगे तो ये मीन आर्टीरियल प्रेशर हो जाएगा। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ख़ास तौर पे हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ में,
हाइपरटेंसिव एनकेफलोपैथीज़ में, आईसीयू मैनेजमेंट में, मुख्तलिफ़ किस्म की इमरजेंसी जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड है उसमें। अब किस कंडीशन में मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को डाउन किया जाता है? व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज? 50 to 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब इसको डाउन करने का तरीका है कि ग्रेजुअल डाउन करा जाएगा। अगर पेशेंट हमारे पास अस्पताल आ गया है हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के साथ, क्राइसिस के साथ या एनकेफलोपैथी के साथ, तो मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज़ द इंडिकेटर जिसको देखते हुए इसको ग्रेजुअली डाउन किया जाएगा, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा में हमें फ़ौरन ब्लड प्रेशर को डाउन करना होता है ताकि पेशेंट को यूरिन आए और पेशेंट का पल्मोनरी एडीमा, ये फेफड़ों में जो पानी भर गया, वो कम हो। बाकी जितनी भी कंडीशन हैं उसमें हम ग्रेजुअल स्लो मिनट्स टू आवर्स में ग्रेजुअली मीन आर्टीरियल प्रेशर को डाउन करते हैं ताकि हाइपोपरफ्यूजन की वजह से, लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से या हाइपोपरफ्यूजन की वजह से इन्फार्क्ट ना, जी, दिमाग का फालिज ना हो सके। तो दोनों सूरतों को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है ख़ास। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग जो ये जानते हैं कि उनकी फैमिली में ये बीमारी पाई जाती है या जिनके अंदर ये बीमारी सामने आ चुकी है, उन लोगों को अपना तर्ज ज़िंदगी किस तरह से तब्दील करना चाहिए ताकि बीमारी अंडर कंट्रोल रहे अद्वियात के अलावा? जी, सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में ये आता है कि आप स्ट्रेस को किस तरह लेते हैं। स्ट्रेस तो ख़त्म तो नहीं हो सकता, हाउ विल यू, किस तरह आप स्ट्रेस को लेते हैं और ज़िंदगी के पैटर्न को आपने कैसे किया। ख़ासकर जैसे हालात चल रहे हैं उसके अंदर तो स्ट्रेसर्स बढ़ चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं। साउंड स्ट्रेस है, हमारा आपस का बातचीत करने का स्ट्रेस है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्ट्रेस हैं। तो लाइफ स्टाइल को एक तो रेगुलर, जो भी आपकी लाइफ हो उसमें रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। स्मोकिंग, पैसिव और एक्टिव दोनों को ख़त्म होना चाहिए जिस तरह मुमकिन हो सके। और एडेड सॉल्ट नहीं होना चाहिए, सॉल्ट की मकदार कम से कम हो। बेसिकली ये चीज़ें हैं जो आपको, और मोटापे को कंट्रोल करना चाहिए, पेट को कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर हाइपरटेंशन के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।